आप सोचिए कि वो सारी चीज़ें सामने आ गई जो मैंने शाहजहां शेख के बारे में अपनी फिल्म को दिखाया, वो सारी चीज़ें पहले ही सामने आ गई। जो बांग्लादेश के बारे में हमने दिखाया है, वो सारी चीज़ें रिलीज होने से पहले ही आपके सामने हैं, जहाँ पर हिंदुओं के साथ वो अमानवीय कृत्य हो रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का मीडिया, इंटरनेट बंद है। हमें खाली वही खबरें मिल रही हैं जो हम कहीं कहीं से लीक हो जाती हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता है। जहाँ तक हम इंसानियत की बात करें, जहाँ पर अमानवीय कृत्य होते हों और उसको भी सरकार दबाएगी, वहाँ पर हम कहाँ से हैं? ये कौन सी पॉलिटिक्स है जो एक औरत, एक लेडी डॉक्टर जो लोगों की सेवा करती है, उससे कौन सी इतनी बड़ी अपराध हो गई थी, कितना जघन्य अपराध उसके साथ किया और सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की। जब कभी भी राष्ट्रवाद की कोई आवाज़ उठेगी, वहाँ पर आप लोगों का साथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप साथ नहीं आएंगे तो ये दुनिया, ये समाज, जो हम लोग जिस सनातन में जी रहे हैं, हमारा सनातन सबको लेके चलता है, वो खत्म हो गया तो सिर्फ राक्षस राज करेंगे इस दुनिया में और कुछ नहीं होगा। सनोज मिश्रा जी, कुछ दिन पहले आपके जो मूवी आने वाली है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसकी टीम आई थी और उन्होंने कहा था कि जो हमारे मूवी के डायरेक्टर है सनोज मिश्रा जी लापता हो गए, हमें कुछ खबर नहीं है, उनका फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, अनरीचेबल बता रहा है। क्या कुछ हुआ था, कहाँ गए थे आप, और फाइनली अब आप आ गए हैं, हमारे सामने बैठे हैं। साक्षी जी नमस्कार, और सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सबको प्रणाम करना चाहूँगा। मैं सनोज मिश्रा पिछले 30 सालों से बॉलीवुड में एज ए लेखक, निर्देशक काम कर रहा हूँ, और इधर 3-4 फिल्में मैंने एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया, जिसमें ये भी मेरी फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं गायब हो गया था और हमारी टीम ने आके बताया कि वो गायब हैं, और फिर मैं आज आपके सामने हूँ। इसके पीछे जो मैंने कहानी लिखी है अपनी फिल्म की, वो कहानी लिखने में मुझे 1.5 साल लगे, लेकिन ये जो ड्रामा हुआ अभी हमारी लाइफ में, ये सिर्फ 15 दिन के अंदर हुआ। जब मुझे बंगाल पुलिस ने बुलाया और मैं वहाँ गया, मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर एक तरह से जाल में फंसाया जा रहा है, क्योंकि मैं तो अपने वकील से मिलने गया था कि मैं पुलिस के बजाय न्यायालय में जाऊँगा, वहाँ से अपने में ज़मानत करा लूँगा और फिर जो केस चलेगा देखेंगे उसके बारे में। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं एक जाल में फंस चुका हूँ, अब उस जाल में फंसाने वाले कौन से लोग थे वो तो जांच एजेंसियाँ अभी तय करेंगी, क्योंकि मैं बंगाल गया पुलिस के बुलावे पर, जिसमें मुझे 12 तारीख का एक नोटिस आया था, इसके बाद एक 18 तारीख का नोटिस आया था, और मैं 14 तारीख की शाम को पहुंचा, और 15 तारीख जिस दिन स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन मैं बंगाल में, चूँकि मेरे लॉयर ने भी मुझे मिले और उसके बाद बोला कि थोड़ा सा आज चूँकि फेस्टिवल है तो कल हम लोग इस बारे में बात करते हैं। और उसके बाद जब मैं माँ काली के दर्शन करने के लिए चला गया, वहाँ पर मुझे लगा कि मुझे अपने जो मेरे अधिवक्ता हैं, मेरे जो अपने लॉयर हैं, उनसे भी एक बार बात करनी चाहिए। और हमारे यहाँ के जो लॉयर हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, वो लोग जब तक नंबर सेव नहीं होता तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते। तो मैंने अपना जो नंबर, बेसिक नंबर था, वो मैंने ऑन किया और मुझे लगा कि उनसे बात करनी चाहिए। मैंने उनसे करीब 20-25 मिनट की जो भी था बातचीत, वो दायरा मेरा था, मैंने बातचीत की, और फ़ोन रखते रखते ही मुझे वहाँ पर घेर लिया गया। अब आप ये सोचिए कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको जाने से भी डर लगता हो, और जहाँ की पुलिस, जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख में पूरी दुनिया जिस पर थूक रही है, अगर आप उनके बीच में फंसेंगे तो आप क्या सोचेंगे? आदमी जान बचाने के लिए तो भागेगा। मैंने वो सारे जतन किए जिससे मैं अपने आप को सेव कर सकूं। सबसे पहले मुझे लगा कि मेरा मोबाइल, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो मुझे फाइंड आउट किया गया है, तो मुझे मोबाइल साइड करना चाहिए। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं सिम निकालूं, पिन डालूं, उसमें से फिर ऑफ करूं, क्योंकि मैं जब लेफ़्ट साइड से निकला उस भीड़ से, तो वहाँ पर मेरे पीछे भी कुछ लोग आ रहे थे, और मैंने अपना फ़ोन डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। और उसके बाद मैं बंगाल से सीधा बनारस आ गया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बनारस मेरे लिए सबसे वो अच्छी जगह है जहाँ पर मैं जाके अपने भगवान से, अपने महादेव से, और जो मेरे आराध्य हैं उनसे अपनी बात मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे लोग थे, हमारी टीम में ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि मैं मीडिया में न कभी आऊँ। अगर मैं बाहर आता हूँ तो लोग, मीडिया के लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। अगर मैं बंगाल में रहता हूँ तो वहाँ बंगाल
कि आप जो प्रॉब्लम मैंने बताई कि वो पुलिस वाले थे, गुंडे थे, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे, कौन थे वो लोग, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैंने वही किया जो एक आम इंसान करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं वहाँ से बनारस आ गया। और मुझे लगा कि जब तक मेरी फिल्म अब रिलीज़ नहीं हो जाएगी, क्योंकि थिएटर रिलीज़ के लिए सारी चीज़ें सेट हो चुकी थी, और मुझे लगा कि अब मेरे लिए सबसे सूटेबल जगह यही है और मैं यहीं रहूँगा। मैं बनारस में रहूँगा बाबा विश्वनाथ की शरण में, और 30 तारीख के बाद में लोगों के बीच में आऊँगा। दैट्स इट। लेकिन आपने फिर वेस्ट बंगाल में जाके एफआईआर नहीं कंप्लेन किया, उधर की पुलिस क्या रिस्पॉन्स की आपके साथ ऐसा? अब आप ये सोचिए कि मैं वहाँ पर जाकर कौन सी एफआईआर लिखाऊं? डाकुओं के बीच में जाकर मैं चोरी की रिपोर्ट लिखाऊं क्या? आप देख रहे हैं कि एक डॉक्टर जो दूसरों की सेवा करती है, उसके साथ कितना नृशंस काम हुआ है, और वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की सरकार ने उसको किस तरह से दबाने का काम शुरू किया है, आप लोगों के सामने है। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल दुनिया में हो ही नहीं सकता आज की तारीख में। मैं तो अपनी बातें बड़ी छोटी की है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो आज समाज में आप लोगों के सामने आ रही हैं। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से एक पीड़िता को, जिसके साथ मेरे ख्याल से मैंने अभी तक, जो मेरी 50 साल की एज है, इस साल में जितने मैंने देखा, इतना नृशंस मैंने कोई कांड नहीं देखा जिसको लेकर सरकार ने दबाने की पूरी तरह से कोशिश की, पुलिस ने पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। उस पुलिस के सामने जाके मैं क्या बोलूँगा? मैं अपनी बात रखूँगी कि भैया मैं सही हूँ, आप मुझे सेव करो, मैंने मेरी फिल्म सेंसर से पास हो चुकी है, इसको रिलीज होने दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया फिल्म बना के, मैं क्या बोलता? आप बताओ मुझे। ये वो बंगाल पुलिस है जो किसी एक सरकारी नियंत्रण में काम करती है, उनकी भी मजबूरी है, उन्हें जो बताया जाता है उतने वो लोग करेंगे। दैट्स इट। लेकिन जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तो जो गवर्नमेंट के साइड से आपको क्या कुछ थ्रेट्स आए थे? पहले बोला गया होगा कि चेतावनी दी होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो बोले होंगे उन्होंने। पिछले साल जब ट्रेलर लॉन्च हुआ उसी सब मुझे नोटिस आया कि आपने 8 धाराएं या 9 धाराएं थी जिसमें लिखा गया कि आपने सरकार को बदनाम करना चाहा, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया। और वो दौरान आप सोचिए कि वो सारी चीज़ें सामने आ गई। जो मैंने शाहजहां शेख के बारे में अपने फिल्म को दिखाया, वो सारी चीज़ें पहले ही सामने आ गई। जो बांग्लादेश के बारे में हमने दिखाया है, वो सारी चीज़ें रिलीज होने से पहले ही आपके सामने हैं, जहां पर हिंदुओं के साथ वो अमानवीय कृत्य हो रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का मीडिया, इंटरनेट बंद है। हमें खाली वही खबरें मिल रही हैं जो हम कहीं कहीं से लीक हो जाती हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता है। योगी जी ने अगर अपनी कल चिंता व्यक्त की है, वो चिंता मेरे पास 2.5 साल 3 साल पहले से थी। जब से मैंने इस फिल्म पे रिसर्च करना शुरू किया, जब से मैंने इस पर काम करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि जो 27% हिंदू उस देश में थे, आज घटकर 5, 7, 2% कैसे हो गए वो। ये कहानी उन लोगों की थी जो घट गए, जो खत्म हो गए वहाँ से, उनका क्या हुआ। ये वो कहानी है हमारी फिल्म की, जिसको कोई भी सेकुलर पार्टी, कोई भी सरकार, कोई भी इस तरह की चीज़ जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते वो नहीं आने देना चाहते हैं, ताकि लोगों में ऐसा भ्रम बना रहे कि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, नो डाउट एक हैं, लेकिन वहाँ तक एक हैं जहाँ तक हम इंसानियत की बात करें, जहाँ पर अमानवीय कृत्य होते हों और उसको भी सरकार दबाएगी, वहाँ पर हम कहाँ से एक हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है जो एक औरत, एक लेडी डॉक्टर जो लोगों की सेवा करती है, उससे कौन सी इतनी बड़ी अपराध हो गई थी, कितना जघन्य अपराध उसके साथ किया और सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की। आप सोचिए, अगर मैं वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाऊं कि साहब हमारे साथ ऐसा हो गया, तो मेरे साथ वो लोग क्या करेंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अब ऐसा पिक्चर में सच्चाई दिखाना भी कहीं ना कहीं अपराध होते जा रहा है, क्योंकि हम ही अपराधी बन जाते हैं? बिल्कुल है। आज की तारीख में आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, आज तक किसी फिल्म निर्माता ने, निर्देशक ने, न्यूज़ चैनल ने कोई 2 मिनट का भी अगर डॉक्यूमेंट्री भी बनाया हो कि यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पर ये होता है, तो अब मुझे बताइए कोई एक ऐसा आदमी हो। इवन कि जब मेरा ट्रेलर लॉन्च हुआ और उसके सपोर्ट में जो लोग आ गए कि भाई ये बात सही बोल रहा है, उनके ऊपर भी बंगाल सरकार ने केस दर्ज किया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक बात तो नहीं हो सकती है, ये तानाशाही की बात है जो वहाँ की सरकार करना चाहती है। जो दीदी करना चाह रही है वो लोकतांत्रिक नहीं है। मैं दीदी से बड़ा स्पष्ट बोलना चाहूँगा, बड़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज की तारीख में देश में अगर कोई लेडी है सबसे स्ट्रांग तो हमारी दीदी है, ममता जी। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि दीदी, जिस वोट बैंक के लिए आप काम कर रही हो, अगर कल वहाँ पर कोई बड़ा मुस्लिम लीडर खड़ा हो जाएगा तो आपको भी बंगाल छोड़कर वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे अभी
ये शेख बांग्लादेश से भागकर वहाँ की शेख हसीना जी आई हैं, आपको भी आके यूपी में बाबा के यहाँ शरण लेनी पड़ेगी। जैसे आपने मुर्शिदाबाद में एक किसी पठान को खड़ा किया, वहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता को आपने हरा दिया बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो मुस्लिम था। तो ये मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, ये बहुत गंदी है। आप भारत की राजनीति कीजिए, आप समाज की बात कीजिए, आप सबको साथ में लेकर के बात कीजिए ना। आप अगर जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, कितने दिन आप सत्ता संभालेंगे? नहीं संभाल पाएंगी। जिस दिन बहुमत होगा उस दिन आप बाहर हो जाएंगी। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर बात करें उधर की दीदी की, उन्होंने भी जो अभी केस हुआ है वेस्ट बंगाल में, उसके खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री ओफो मोदी जी को भाई, बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो वही हो गया कि अपने आप के बचाव के लिए हम क्या ना कर लें। जब शासन आपका है, सत्ता आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, पुलिस आपकी है, तो ये तो आप नाटक कर रही हो, नौटंकी, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारी सिंपैथी है महिला के साथ, हमारी सिंपैथी इन चीज़ों के साथ। ये बिल्कुल ही गलत और निहायत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं। अगर ऐसा होता तो रातों रात पुलिस ले जाकर उसको दाह संस्कार नहीं कर देती। अगर इतनी सेंसिटिव सरकार होती और दीदी इतना अगर महिलाओं के बारे में सोचती, तो मैं अगर ये बात मैं 100 बार बोलूँगा, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जब आप उधर पिक्चर बना रहे थे तो हम जानना चाहेंगे कि अभी स्थिति, जब आप मूवी बनाते तब वेस्ट बंगाल की स्थिति कैसी थी, उधर के लोग कैसे थे, उधर जो आपने कट्टरपंथी दिखाया, कट्टरपंथी मुसलमान ऐसा होता है, तब वहाँ का जो, देखिए, हमारी जो फिल्म का विषय था वो बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय है ही नहीं। और इस विषय को लेकर वहाँ की सरकार परेशान है। हमने जब अपनी फिल्म की शुरुआत की तो भी हालात वैसे ही थे, और आगे भी हैं, आज भी हैं, और आने वाले समय में इससे ज़्यादा बड़े हालात पैदा होंगे। क्योंकि जिस रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं, जिस रास्ते पर हमारा देश बंगाल की तरफ से जा रहा है, वो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। और इस बारे में अगर आपको जानना समझना है तो आप वहाँ के जो बेसिक लोग हैं उनसे एक बार सोचिए, उनके बारे में समझिए। जहाँ पर 5-10 आदमी मर जाते हैं तो कोई न्यूज़ भी नहीं बनती। अगर कल को सनोज मिश्रा गया था, वहाँ से जान बचाकर नहीं भाग के आया होता तो मर ही तो जाता, और क्या होता। आज जैसे लोग बोल रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है ये। अगर पब्लिसिटी स्टंट है तो मैं तुमको क्या साबित करके बताऊं? मैं मर जाऊंगा तब आपको लगेगा कि नहीं, पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। और उसके बाद आप क्या करोगे? खाली एक दिन न्यूज़ चलाओगे और उसके बाद खत्म कर दोगे किस्सा। लेकिन मैं इस आवाज़ को जब तक जिंदा हूं अपने तरीके से उठाऊंगा और उठाता रहूंगा हमेशा। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? 15 दिन जब आप नहीं थे, क्या कुछ आपके साथ हुआ था उस दौरान? मेरे साथ 15 दिन में बहुत मैं सुकून से था, क्योंकि मेरे पास ना फ़ोन था, ना मेरे पास कोई कांटेक्ट था, ना मेरे पास कोई लोग थे, ना मैं कोई जान पहचान वाला, कुछ भी नहीं था। मैं और मेरे भोलेनाथ और बारिश। मुझे बहुत तेज़ फीवर था। फीवर कैसे कैसे जाके वो जो क्या बोलते हैं मेंटल जो फीवर, उसमें बदल गया, मुझे पता नहीं चला। और मैं बीमार था। और मेरी दिनचर्या थी, मैं रोज़ सुबह उठकर झाड़ू लगाता था घाट पे, दोपहर में भंडारा, और शाम को फिर घाट पे सोना आरती के बाद। आपकी जान को खतरा आप बता रहे, वैसे कहीं ना कहीं आपके जो प्रोड्यूसर है या फिर आपके जो स्टार कास्ट है, उनको भी कहीं ना कहीं अभी डर बस गया होगा। कोई ऐसा डर नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैं ऐसी परिस्थितियों में था, वहाँ से आने के बाद जब मैंने महसूस किया तो पता चला कि वो लोग बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में और वो लोग बड़ी बड़ी जगहों में जाकर अपना इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं और अपने तरीके से चीज़ों को वो कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि एक आदमी जिसने रूट्स है, जिसने इस फिल्म को जिया है, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, बेसिक तरीके से काम किया है, रिसर्च किया है और कई साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, उनके बारे में भी एक श्रद्धांजलि के रूप में है कि भाई मर ही गए होंगे कहीं तो एक बार बोल दिया जाए। लेकिन वो बात नहीं हुई। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो लोग अपनी तरीके से जी रहे हैं और मेरा अपना अलग तरीका जीने का। तो लास्टली आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप फिर मैं ये कहना चाहूँगा सबसे, मेरी जनता जनार्दन और देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके साथ निवेदन है कि सनोज मिश्रा अगर कहीं बलिदान भी हो जाएगा तो कभी अफसोस मत करना। लेकिन जब कभी भी राष्ट्रवाद की कोई आवाज़ उठेगी, वहाँ पर आप लोगों का साथ आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप साथ नहीं आएंगे तो ये दुनिया, ये समाज, जो हम लोग जिस सनातन में जी रहे हैं, हमारा सनातन सबको लेके चलता है, वो ख़त्म हो गया तो सिर्फ राक्षस राज करेंगे इस दुनिया में और कुछ नहीं।